नमस्ते बच्चों। मैं वीरेंद्र कुमार मौर्य, अध्यापक मिश्री लाल आर के इंटर कॉलेज टांडा, आप सबको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का संसाधन एवं विकास नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। संसाधन कहते किसे हैं? संसाधन पर्यावरण में उन सभी पदार्थों तथा तत्वों को कहते हैं जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संसाधन को हम कई वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण करने के लिए उत्पत्ति के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन तथा अजैविक संसाधन दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। जैविक संसाधन वे सभी संसाधन हैं जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि आते हैं। अजैविक संसाधन में वे सभी खनिज तत्व आदि आते हैं जो भूगर्भ में छिपे पड़े हैं या धरातल पर हैं। तो और दूसरा वर्गीकरण अगर हम समाप्यता के आधार पर करते हैं तो समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन दो वर्गों में बांट सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसको पुनः नवीनीकृत करके उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात भौतिक, रासायनिक या किन्हीं भी परिवर्तनों के द्वारा उनको परिवर्तित करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन इसी के अंतर्गत आता है। अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल कर लेने के पश्चात पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे खनिज तेल, कोयला आदि अनवीकरणीय संसाधन है। फिर अगला वर्गीकरण हम स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन है जिस पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। व्यक्ति की भूमि, व्यक्ति का मकान या व्यक्ति के और साधन और इसी के अंतर्गत दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत वे सारे संसाधन आते हैं जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे सारे संसाधन हैं जिस पर राज्य या राष्ट्र का अधिकार होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का अधिकार होता है, जैसे सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन, ये सारे जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला संसाधन इसी के अंतर्गत आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वे सारे संसाधन आते हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय अधिकार होता है, जैसे समुद्री जल क्षेत्र में लगभग 20-22 किलोमीटर किसी भी देश की सीमा रेखा से 20-22 किलोमीटर समुद्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके पश्चात समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। अब अगला है विकास के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो संभावी संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को रखते हैं जिस पर अभी तो नहीं लेकिन इसके पश्चात ये संभावना व्यक्त की जाती है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे राजस्थान आदि का क्षेत्र जहां तेज हवाएं चलती रहती हैं, वहां इस बात की संभावना है ये पवन चक्की आदि वहां लगाए जाएं तो एक तेज गति से चलने वाली हवाओं का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है।
विकसित संसाधन के अंतर्गत वे सारे संसाधन आते हैं जिनका हम सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, जो आज सबके लिए उपलब्ध है। और इसी के अंतर्गत आता है भंडार। भंडार के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका अभी तो हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में यह संभावना है कि और अधिक प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप हम इनका भी उपयोग कर सकते हैं। अगला है संचित कोष। संचित कोष के अंतर्गत कहा जा सकता है कि जैसे बांध का जल है, बांध के जल को हम जो संचित है उनका उपयोग हम अपने तकनीकी विकास के द्वारा अधिक से अधिक नहरों आदि को निकालकर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संसाधनों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इस वर्गीकरण के पश्चात भूमि संसाधन अपने देश के समस्त भूमि संसाधन को अगर हम वर्गीकृत करना चाहें तो 3 भागों में इसका वर्गीकरण हो सकता है, जैसे पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र। देश की कुल भू संपदा का 47% क्षेत्र मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा 23% पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत और 30% क्षेत्र पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पठारी क्षेत्रों का निर्माण आग्नेय चट्टानों आदि के द्वारा हुआ है, जहां की भूमि ककरीली पथरीली है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यहाँ कपास आदि की फसलें भी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, अच्छे उत्पादन होते हैं। मैदानी क्षेत्र जो नदियों के द्वारा गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है और यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है, जल धारण करने की क्षमता भी इनमें अधिक है। भारत की अधिकांश आबादी ऐसे ही क्षेत्रों में निवास करती है। अगला है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में वन संपदा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ नदियों का उद्गम स्थल है। तो इस प्रकार से पूरे देश को हम देखें तो भू संपदा का वर्गीकरण 3 रूप में हो सकता है। अब इसके पश्चात आता है मृदा वर्गीकरण। मिट्टी का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? मृदा वर्गीकरण के अंतर्गत पहला स्थान है जलोढ़ मिट्टी का। यह मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नदियों के उद्गम स्थल पर इसके कण मोटे होते हैं तथा जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इनके कण पतले होते जाते हैं। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस तथा चूना आदि का बहुतायत होता है। ऐसी मिट्टी में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि की फसलें अच्छी मात्रा में होती हैं।
काली मिट्टी, काली मिट्टी पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेषकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग जहां पठारी मिट्टी या काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की फसलें अच्छी होती हैं। ऐसी मिट्टी में फास्फोरस की तो न्यूनता होती है, लेकिन बाकी सारे तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता होती है। अगली है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां कभी खूब गर्मी तो कभी खूब बरसात, इस प्रकार का मौसम होता है, वहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि तटवर्तीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में कॉफी, काजू आदि की फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, जो इसका कलर भूरा होता है और शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। यह मिट्टी रेतीली होती है, कम वर्षा होने के कारण इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, अतः क्षारीय होती है, जिसके कारण से फसलें भी यहाँ कम पाई जाती हैं। अगला है वन मृदा। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने संसाधन के संबंध में और संसाधन का वर्गीकरण और उस संसाधनों में सबसे प्रमुख संसाधन मृदा का वर्गीकरण आज पढ़ा। आज का चैप्टर यहीं तक। धन्यवाद।